हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 6 का हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है ये, और यहाँ पर हम बहुत तेज़ी से रिवाइज़ करेंगे हमारे लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट को। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप जो है व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं और वहाँ पर आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपने तैयारी को बिल्कुल ही बेहतरीन रखिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्ज़ामिनेशन में। और देखिए, ज्ञान असली क्लासेस में अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपका साथ हमारा बना हुआ रहता है बिल्कुल एग्ज़ाम के डेट तक, और एग्ज़ाम के बाद भी आपको कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई भी आपको ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम यहाँ खड़े होते हैं। तो यही हमारा यूएसपी है और बिल्कुल इसके लिए हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको दे दिया गया और फिर हम बीच में ही कोर्स छोड़ के चले गए, या फिर ऐसा हो गया कि आपसे जो है 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं बैच में वो सभी जानते हैं कि वो जब चाहें डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे या मैम को या सर को, और आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाता है। और इसी सोच के साथ नेक्स्ट अपना बैच भी हम लॉन्च करेंगे, जब हमारा बैच जो है अगला अपना दिसंबर अटेम्प्ट वाला जो लॉन्च होगा, तो उसमें भी सेम सोच रहेगा। और ज़्यादा बेहतरीन क्लासेस बनाई जाएंगी, और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लासेस बनेंगी, ताकि आपका हेल्प अच्छे तरीके से हो सके। इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस वन शॉट वीडियो को। तो वेलकम टू द क्लास एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले आर्गुमेंट्स के स्ट्रक्चर को समझना लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जो तर्क होता है, जो आर्गुमेंट होता है ना, इसके कई जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जो फंडामेंटल पैटर्न होता है जो आर्गुमेंट फॉलो करता है वो ये है कि देखिए, इस टाइप का होता है कि इफ़ पी देन क्यू, पी देयरफॉर क्यू। इस टाइप का कि अगर पी हो रहा है, मतलब कोई भी घटना बता देगा आपसे कि अगर पी हो रहा है और फिर क्यू हो रहा है, तो यानी कि इसका कारण क्या है, ये आप जो है क्यू के थ्रू पता कर लेते हैं। तो इफ़ पी देन क्यू, तो पी आया तो देयरफॉर क्यू आया, है ना। तो ये जो है एक तरीके से आपका छोटा सा यहाँ पर फॉर्म है, जिस फॉर्म को फॉलो करते हुए आर्गुमेंट कोई भी जाता है, एक नॉर्मल है। और एक ये है, देखिए, ये मॉडस पोनेंस बोलते हैं इसको, और ये मॉडस टॉलेंस बोलते हैं। इतना ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, बस इतना आप याद रखिए। एक होता है आर्गुमेंट इफ़ पी देन क्यू, तो नॉट क्यू देयरफॉर नॉट पी, तो एक नॉट वाला हो जाता है, और एक जो है वो यस वाला हो जाता है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला होगा यानी अफर्मेटिव वाला, तो वो, और एक नेगेटिव। तो एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव वाला ऐसा होता है और नेगेटिव वाला ऐसा होता है ना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो होता है, यानी श्रेणीबद्ध प्रस्ताव की संरचना। देखिए, स्टेटमेंट्स दैट असर्ट्स और डिनाइज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो या तो किसी चीज़ को बोले कि ये सही है ना, उस पर जोर दे, है ना, और या फिर उसको डिनाई कर दे, है ना, यानी कि इनकार कर दे वो चीज़ मानने से। तो यही होगा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में। और इसका स्पेसिफिक फॉर्म होता है, आपको मैंने बताया था कि जो वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स जिसे बोलते हैं, तो जिससे आपके अल्फ़ाबेट में होते हैं ना वॉवेल्स, तो उसमें ए ई आई ओ, यू नहीं होता है इस वाले में, है ना। ए ई आई ओ 4 चीज़ें होती हैं, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ये हमारे यूज आता है। अब देखिए, ए यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं इसको, और ई यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं इसको, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं, और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। और देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कराया जा चुका है क्लासेस में, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसको समझाया जा चुका है, रिवीजन भी कराया जा चुका है। तो एक तो ये वन शॉट वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना आप याद रखिए कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है वो क्या होता है ना, कि सार्वभौमिक सकारात्मक, यानी हमेशा हर केस में वो सही होगा, मतलब जिसके गलत होने का चांस ही ना हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और जिसका गलत सही होने का चांस ही ना, वो होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना। हर केस में वो नेगेटिव ही होगा। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यानी कि जहाँ पर कुछ चांस होता है भाई कि अफर्मेटिव भी हो सकता है और कुछ नेगेटिव के भी चांसेस हैं। और पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब वही कि कुछ चांसेस पॉजिटिव, कुछ चांसेस नेगेटिव। तो ये आई और ओ पर्टिकुलर वाले हैं, और ए और ई यूनिवर्सल वाले हैं। इनके क्या रिलेशन होते हैं वो भी हम देखेंगे मूड एंड फिगर वाले में, है ना। तो अगर आप कहोगे तो अभी आपको एक बार उसको पहले समझा देता हूँ, फिर आगे उसमें बढ़ेंगे। तो देखिए,
सबसे पहले देखिए ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ना। ऑल SRP जहाँ पर कह रहे हो आप, जहाँ पर ऑल का बात आ जाएगा है ना, सभी SP हैं, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो सबके बारे में कह रहा है। और ये डायरेक्टली कह दिया कि नो S is P, मतलब कोई भी SP नहीं है, तो मतलब ये यूनिवर्सल नेगेटिव के बारे में बात कर दे रहा है। वहीं सम के बारे में, यानी कुछ S जो है वो P हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास जो है ना कुछ चांस छोड़ रहा है ये, तो यानी कि ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। और यहाँ पर नॉट है, तो जहाँ जहाँ नॉट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। ये सम SR नॉट P, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, इतना याद रखिए। अब ये दोनों जो है आपस में, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्ररी, और इन नीचे वालों को आपस में कहते हैं सब कॉन्ट्ररी, है ना। और ये जो है ना सब ऑल्टॉन, ये जो हैं ये और ये आपस में सब ऑल्टॉन होते हैं। और जो ये डायगनल वाले हैं, मतलब ऑल SRP और सम SR नॉट P, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी। और यहाँ पर सम SRP और नो S is P, ये कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये दोनों, ये डायगनल वाले कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो ये जो है डायग्राम बिल्कुल याद रखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए जो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है A, तो इसका स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होता है, ऑल ARB या SRP, कुछ भी लिख सकते हो, ऑल ARB यहाँ लिख दिया आपने। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे आपने बोल दिया कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ये बोल दिया, और कैट्स आर एनिमल्स। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये हो जाएगा, इसका मतलब कि देखिए एवरी सिंगल थिंग इन द ग्रुप A यहाँ पर क्या है, कैट है, तो एक मतलब सभी कैट्स के बारे में बात हो रहा है, वो जो है ना वो ग्रुप में यानी एनिमल्स हैं, यानी कि ग्रुप A में आने वाले सब जो है ना वो ग्रुप B में भी आते हैं। ये यहाँ पर याद रखिए, ग्रुप A में आने वाले सभी ग्रुप B में भी आते हैं। तो यानी कि कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरीके का एक भी जो है ना चांस नहीं है कि कोई ऐसा कैट नहीं होगा जो एनिमल नहीं होगा, सभी कैट एनिमल्स हैं। तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, है ना। तो ऑल SRP, तो देखिए यहाँ पर जैसे इसमें बनाया भी है, तो देखिए ये सारे S जो है ना वो P में आ जा रहे हैं, क्योंकि इतना ही S है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ इतना S है, ये चांद जैसा जो बना ये S है, और नो S is P, तो यहाँ पर कोई भी S जो है वो P के अंदर नहीं आया, और यहाँ पर सारे S जो है वो P में आ जा रहे हैं। तो ये याद रखिए। फिर सेकेंड वाला देखें, यूनिवर्सल नेगेटिव में, तो देखिए यहाँ पर नो ARB ये हो जाएगा। तो यानी कि आप लिख सकते हो नो कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया ना कि कोई भी ग्रुप A वाला जो एंटिटी है वो ग्रुप B में नहीं आएगा, यानी कि नो कैट्स आर डॉग्स, यानी कि ये जो ग्रुप A है और ग्रुप B है, दोनों जो है ना दोनों में कंप्लीट सेपरेशन होगा, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे आपसे मैं कह दूं कि क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता हो सकती है, तो कहोगे नहीं, तो वही सेम बात है, एक भी एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकती है। इसलिए नो कैट्स आर डॉग्स, तो इसका मतलब सेपरेशन है। यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँ और यहाँ पर जो है यहाँ डॉग बना दूँ, है ना, डी, तो कोई भी जो कैट है वो डॉग नहीं है। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। वही अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, जिसे आप आई बोलोगे, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्म होता है सम ARB, यानी कि कुछ, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे आपने कह दिया कि सम कैट्स आर ब्लैक, मतलब कुछ बिल्लियाँ काली होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बिल्ली काली होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट कुछ तो है ग्रुप A में जो ग्रुप B में भी होगा, यानी यहाँ पे ग्रुप A कैट है, तो कुछ तो कैट्स जो है ना वो ग्रुप B यानी में भी आ जाएंगी, यानी ब्लैक हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है। कुछ बिल्लियाँ ऐसी हैं जो ग्रे होती हैं, कुछ बिल्लियाँ ऐसी हैं जो क्रीम कलर की होती हैं, लेकिन कुछ बिल्लियाँ हैं जो कुछ हैं जो ब्लैक होती हैं। तो ये हो गया। और जो चौथा आपके पास में बहुत डिटेल में, फिर भी देखिए इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं पढ़ा दूँ। तो लास्ट आता है आपके पास O, और इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, है ना। पर्टिकुलर नेगेटिव का क्या फॉर्म हो सकता है, इसका फॉर्म है सम AR नॉट B, कुछ A जो है ना वो B नहीं है। जैसे आपके पास आ गया सम, वही कैट्स वाला ही ले लेते हैं, सम कैट्स आर नॉट ब्लैक,
तो मतलब कुछ बिल्लियाँ ऐसी भी हैं जो काली नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट कुछ तो ग्रुप ए में है जो ग्रुप बी में नहीं है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ ऐसी हैं ग्रुप ए में जो कि ब्लैक नहीं हैं, तो ये भी पॉसिबल है ना। तो ये चारों आप समझ गए। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में सभी ए वाले बी में आ जाएंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव में कोई भी ए वाला बी में नहीं आएगा, यूनिवर्सल पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कुछ तो ए वाले जो है वो बी में आ जाएंगे, और पर्टिकुलर नेगेटिव में कोई भी जो है कोई भी कैट्स नहीं, कुछ कैट्स ऐसी भी हैं जो बी में नहीं आएंगी, है ना। तो ये जो है आपका चारों फॉर्म हो गया। तो अगर मैं एक समरी दे दूं तो पहला ए के लिए ऑल ए आर बी, है ना, यानी एवरीथिंग इन ए इज़ इन बी। ई के लिए नो ए आर बी, मतलब नथिंग इन ए इज़ इन बी। और आई के लिए सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो बी है। एटलीस्ट वन थिंग इन ए इज़ इन बी, यानी कुछ तो एक चीज़ है जो ए में जो बी में भी है। और ओ के लिए सम ए आर नॉट बी, मतलब एटलीस्ट वन थिंग इन ए इज़ नॉट इन बी। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सिलोजिज्म में, जो कि लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते हैं। और ये जो है ना कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इस टाइप के फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, जो भी प्रीमाइसेस हमें दी हुई होती हैं। और प्रीमाइसेस जैसे ऐसा तो हो ना, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतना हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन इतना आप याद रखो कि ये चीज़ें अगर आपकी याद रहेंगी तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे, है ना। मूड, तो जब द टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आपसे अगर मूड पूछेगा तो आप जो है उसमें ये देखोगे कि क्या वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है या यूनिवर्सल नेगेटिव है या पर्टिकुलर अफर्मेटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप मूड डिसाइड करते हो। ए ई आई ओ इस टाइप का होता है, और ए ई आई ओ जो हमने बात किया वैसा वो उन्हीं चारों में से डिसाइड होता है। फिगर, तो द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेज ऑफ एक सिलोजिज्म में जो मिडिल टर्म जो आएगा ना उसी से फिगर डिसाइड होता है। तो 4 फिगर होते हैं जो कि मिडिल टर्म के पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, है ना। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जो है व्हाट्सएप में मुझे अपने डाउट पूछना, तो इसका डिटेल मैं वहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें इतने डिटेल में लेकर नहीं चल सकते हैं। आपको मैंने बताया था मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो उसी के हिसाब से मिडिल टर्म के पोजीशन के हिसाब से फिगर डिसाइड होता है। नाउ फॉर्मल पॉलिसीज और इनफॉर्मल पॉलिसीज़ जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक भ्रांतियाँ होती हैं। और ये भ्रांतियाँ क्या होती हैं, कोई ना कोई एरर अगर आ जाता है हमें आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर में या फिर रीजनिंग में, तो उसको हम पॉलिसी कहते हैं। फॉर्मल पॉलिसी यानी औपचारिक भ्रांतियाँ क्या होती हैं कि एरर्स इन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गूमेंट, यानी कि अगर तर्क के रूप में या संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसके फॉर्म में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जा रही है तो उसको हम फॉर्मल पॉलिसी कहेंगे, है ना। और जैसे इनफॉर्मल पॉलिसी किसे कहेंगे, एरर्स इन रीजनिंग दैट इन्वॉल्व द कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्गूमेंट। और अगर आपने कुछ एरर कर दिया क्या रीजनिंग में, जहाँ पर कंटेंट में कुछ गड़बड़ी कर दिया आपने, या कॉन्टेक्स्ट में कोई गड़बड़ी, संदर्भ में कोई भी गड़बड़ी हो गया, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल पॉलिसी। इनफॉर्मल पॉलिसी में आपको जैसे रेड हेरिंग, है ना, रेड हेरिंग वाला मैंने बताया था ना कि जो एक बात को घुमाने वाली बात हो जाती है। जैसे रेड हेरिंग एक फिश है ना, उसके गंध से कई बार जो है वो क्या करते थे, एक जेल की कहानी मैंने बताया था कि एक जेल से कुछ कैदी भागे और उनके ऊपर वॉच डॉग्स को लगाया गया, यानी कुत्ते जो शिकारी कुत्ते होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसी मछली के गंध को यूज करके और बहुत दिनों तक वो शिकारी कुत्तों से बचते रहे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो रेड हेरिंग फिश है उसमें बहुत ज़्यादा गंध होता है। तो उसी से ये पॉलिसी लिया गया है कि इसका पॉलिसी का मतलब है कि बात को अगर आप जो है वो घुमा फिरा दो। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि, जैसे आप अपने मम्मी से कहते हो कि मम्मी आज मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो मम्मी आपसे बोलती हैं कि सबसे पहले जाके और वो जो काम मैंने बताया था वो करके आओ, पनीर की सब्ज़ी खाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि मम्मी ने उस बात को बिल्कुल अलग ही स्ट्रक्चर दे दिया, है ना। इसको हम कहते हैं रेड हेरिंग पॉलिसी, है। तो एड होमिनेम होता है, एक स्ट्रॉमैन पॉलिसी होता है। तो ये अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो कि इनफॉर्मल पॉलिसीज़ में आती हैं, और इसमें कंटेंट में कुछ गड़बड़ी करते हो तो होता है। और फॉर्मल पॉलिसी क्या कि स्ट्रक्चर में अगर जैसे प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 कंक्लूजन की जगह पे प्रीमाइस 2 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन कर दिया आपने, मेजर टर्म मिडिल टर्म जो है वो गलत आपने जो है वो पहचान लिया, तो ये सारी चीज़ों में क्या होगा, फॉर्मल पॉलिसी हो जाती है ना। तो ये रहा मूड एंड फिगर। फिर लैंग्वेज का यूज़, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, ये मैंने आपको व्हाट्सएप
के डिस्कशन ग्रुप में भी बताया था। तो देखिए डिनोटेशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, कोई टर्म का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना उसको हम कहते हैं डिनोटेशन, और कॉनोटेशन कहते हैं कि जो सेकेंडरी मीनिंग होता है, जो एसोसिएटेड मीनिंग होता है उस टर्म का, है ना। यहाँ पर इमोशन और कल्चरल इम्प्लीकेशन भी आ जाते हैं। तो जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है इसको हम कहते हैं कॉनोटेशन, सी से कॉनोटेशन, सी से कॉन्टेक्चुअल याद रखिए, और जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं डिनोटेशन। तो डी से डिनोटेशन और डी से डिक्शनरी याद रखिए कि जो डिक्शनरी वाली मीनिंग होती है ना उसको हम डिनोटेशन कहते हैं। तो डी से डिनोटेशन, डी से डिक्शनरी मीनिंग, और सी से कॉनोटेशन, सी से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमने देख लिया है कि क्या होता है। AEIO वाला हमने देखा, यहाँ पे स्क्वायर बना के यहाँ पे A, यहाँ पे E, यहाँ पे I, यहाँ पे O, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। और कॉन्ट्ररी, A और E आपस में कॉन्ट्ररी होते हैं, है ना। और आपके पास जो है वो दोनों, ये कह रहा है कि देखिए A और E प्रोपोजिशन जो है ना बोथ सही नहीं हो सकते हैं, यानी जब A सही होगा तो E सही नहीं होगा, E सही होगा तो A सही नहीं होगा, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं, है ना। यानी A भी गलत हो सकता है और E भी, साथ में दोनों गलत हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब A एंड O ये वाले और ये डायगनल वाले कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो यानी कि ये दोनों, यानी कि ये डायगनल वाले जो है ना ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं और ना ही दोनों गलत हो सकते हैं एक साथ। जो ये डायगनल वाले यानी A और O, E और I एक साथ जो है A और O गलत नहीं हो सकते हैं, अरे सही नहीं हो सकते, ना ही गलत हो सकते हैं, और E और I भी सेम सही भी नहीं हो सकते हैं साथ में और गलत भी नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्ररी यानी I O, ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्ररी और नीचे वाले को सब कॉन्ट्ररी। तो I और O प्रोपोजिशन जो है ना ये दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों जो है ना वो गलत नहीं हो सकते हैं साथ में। और सब ऑल्टरेशन यानी कि A से I की तरफ आओ और E से O की तरफ आओ। तो ट्रुथ फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम A टू I, यानी A से I की तरफ आने पे और E से O के आने पे जो है ना वो सत्य की, आप यहाँ पे देखते हो कि सत्य जो है ना फ्लो होता है, यानी कि यहाँ पे ट्रुथ जो है जो स्टेटमेंट वाइज होता है वो वहाँ पर प्रूव होता है A और I की तरफ आने में और E और की तरफ आने में। और फॉल्सिटी, अगर कोई भी फॉल्सिटी है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इतना याद रखो कि ऊपर वाला कभी गलत नहीं हो सकता है। आप कहते हो ना कि भगवान कभी गलत नहीं होते हैं, तो वैसे ही A और E ये गलत नहीं होते, ये हमेशा सत्य रहेंगे। तो ट्रुथ जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमेशा, और फॉल्सिटी नीचे वाले लोग जो है ना बहुत पाप करते हैं तो ये फॉल्सिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इतना आप याद रखना कि ट्रुथ जो है वो डाउनवर्ड आता है, A से I में, E से O में, और फॉल्सिटी अपवर्ड जाती है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सब ऑल्टरेशन छोटे छोटे ऐसे याद करने वाले तरीके से आप याद कर सकते हो, इससे जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रह जाती हैं चीज़ें। ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है जो आपका कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन वाले मीनिंग, यानी अर्थ एक तो हो जाता है और एक संकेत हो जाता है। डिनोटेशन यानी कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करते हो, और जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है वो आप जो है ना वो कॉनोटेशन से देखते हो। तो ये आई होप कि आपका पूरा क्लियर हो गया हो। अब रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग रीजनिंग। तो देखिए डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हुई हैं। व्हाट्सएप में भी मैं आपको डिस्कशन ग्रुप में अभी एक दिन पहले ही सारे ये डिस्कस हुआ है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जहाँ पर कंक्लूजन जो है ना वो प्रीमाइसेस से आता है ना। तो ये हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में जहाँ पर जहाँ जिस भी आर्गूमेंट में जो कंक्लूजन है वो इस तरीके से हम अगर देखें, इंडक्टिव और डिडक्टिव में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था वो इस तरीके से अगर हम देखें कि देखिए सिंपल आज आपको मैं बता देता हूँ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग को आप सिंपली जो है कैसे हमेशा के लिए याद कर सकते हो। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि इंडक्टिव रीजनिंग में, डिडक्टिव से स्टार्ट करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में ये जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको डिड्यूस करना है। जब भी आपको कम करना होता है कुछ तो देखिए सामान्य जो सबके लिए अवेलेबल हो उससे ही तो कम करोगे आप। तो यानी कि कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है ना, कोई भी एक जनरल यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया गया और वहाँ से अगर आप कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुँचोगे तो जनरल टू स्पेसिफिक जाओगे तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव। वहीं इंडक्टिव की बात करें तो अब देखिए अगर डिडक्टिव में देखें तो देखिए जनरल प्रिंसिपल या रूल बना हुआ था, आप जो है उसी प्रिंसिपल को स्पेसिफिक केस में लगाते हो और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हो एप्लीकेशन के बेसिस पे, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल, ये जनरल प्रिंसिपल है कि सभी मनुष्य जो है वो नश्वर हैं। और स्पेसिफिक केस में देखें तो जैसे मैं अपना ही ले लेता हूँ कि प्रतीक इज़ अ ह्यूमन, है ना। तो प्रतीक
एक जो है ना वो मनुष्य है, और देयरफॉर प्रतीक इज़ मोर्टल, यानी कि प्रतीक भी नश्वर है, यानी कि मेरी बॉडी भी एक दिन इसका भी नाश हो जाएगा, है ना। तो हर फिजिकल एंटिटी जो है ना उसका एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, हर फिजिकल बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी का नाश हो जाएगा एक दिन। तो ये हमने जनरलाइज स्टेटमेंट था ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, उससे आप प्रतीक के बारे में आपने जाना कि प्रतीक भी मॉर्टल है। वैसे ही इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना ये सर्टेन होता है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। वैलिडिटी जो है ये वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। और साउंडनेस के बारे में अगर बात करें तो जब एक वैलिड आर्गूमेंट के पास ट्रू प्रीमाइस होता है ना तो उसको हम साउंड कहते हैं, साउंड, तो वो साउंड होगा। इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में देखें तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल, बिल्कुल हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा आज, है ना। और यहाँ पर क्या है ना कि आप बहुत ही स्पेसिफिक केसेस से बहुत बड़े बड़े जनरलाइजेशन करते हो, सामान्यीकरण करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपने बोला कि भाई जो सूरज है वो हमेशा पूर्व से उगता है ना, तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। आपने सूरज के बारे में बात की, द सन हैज़ राइजन इन द ईस्ट एवरी डे, मतलब हर दिन सूरज जो है ना ईस्ट से उगा है। और इससे आपने एक पैटर्न देखा कि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, तो आपने जनरलाइज कर दिया देयरफॉर कि भाई द सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो, मतलब कल भी सन जो है वो पूरब से ही उगेगा, क्योंकि आज तक सन पूरब से ही उगता हुआ आया है। तो यानी कि अगर हम देखें तो इंडक्टिव रीजनिंग में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है और कंक्लूजन्स जो है ना वो होते हैं, लेकिन गारंटीड नहीं है कि कंक्लूजन सही हो। स्ट्रेंथ अगर देखें तो जो आर्गूमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। और कोजेंसी अगर देखें तो देखिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो है ना वो जब एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के पास एक ट्रू प्रीमाइस होगा तो उसको हम कोजेंट कहते हैं, ये भी याद रखिए। तो बिल्कुल डिडक्टिव रीजनिंग में आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो और इंडक्टिव रीजनिंग में आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, है ना। और दोनों टाइप के रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम देखें तो ये कुछ भी अगर आपको सर्टेनिटी या लॉजिकल रिगर करना है, कोई भी अगर आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना है या फिर प्रेडिक्शन देना है तो उसके लिए यूज होता है। फिर अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। ये तो डायग्राम यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार वेन डायग्राम। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि इसको हम इलुस्ट्रेट करते हैं बेसिक लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए किसी भी दो सेट के लिए। तो जैसे ये वाला जो डायग्राम होता है ना इस टाइप का, यहाँ पर ए लिख दिया आपने, यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर दोनों का ये कॉमन पार्ट आ गया, तो इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं, है ना। तो इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे ए और ऐसे करके अगर बी लिखा हुआ है तो मतलब ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी के बारे में बात होगा, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो ये वाला, ये पार्ट दोनों में कॉमन हो गया ना, ये वाला, ये यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, तो इसको जो है ना हम ये कॉमन वाला देखते हैं, इसको हम कहते हैं ए एंड बी। और अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे बीच में यू जैसा साइन है और बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए और बी। यहाँ पर ए एंड बी हो गया, ए और बी के, और यहाँ पर ए और बी मतलब या तो ए या तो बी। तो यहाँ पर जो है ना सारा ही शेडेड पार्ट होता है और किसी एक पार्ट को आप उठा सकते हो। ये ए है और यहाँ पे ये बी है, तो यहाँ पे ए बी जो है आपस में मर्ज रहता है। और अगर ऐसा जो है कुछ लिखा हुआ है, ऐसा करके अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम नॉट ए बोलते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ से ये पार्ट जो है, अच्छे से डायग्राम बन नहीं पा रहा, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बी मान लो आप, तो यहाँ पे नॉट ए है, तो यानी ए जितने दूर में आएगा उस चीज़ को आप लोगे ही नहीं, यानी बी वाला भी पार्ट ये शेड नहीं होगा, जितना बी का पार्ट खुला हुआ इधर है वही माना जाएगा। तो ये वेन डायग्राम इसको हम कहते हैं। अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकता है। ये दो भी हो सकते हैं, ऐसे करके 3 भी वेन डायग्राम हो सकता है ना। आपसे कई बार ऐसे स्क्वायर और ऐसे इसमें ट्रायंगल ऐसे करके भी दे देता है क्वेश्चन। तो ये वेन डायग्राम होते हैं। एक सिंपल वेन डायग्राम होता है और एक जो है मल्टीपल वेन डायग्राम होता है, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट अगर रहा तो अलग अलग सेट होते हैं, उसके थ्रू जो है हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है कुछ आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे लिखा था। फिर इंडियन लॉजिक और मीन्स ऑफ नॉलेज में देखें तो जिसे हम प्रमाण भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में प्रमाणाज और हिंदी में प्रमाण। तो देखिए प्रमाण क्या होता है, ये ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। और आप ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से, यानी परसेप्शन, डायरेक्ट अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, यानी अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने सेंसेस से, जैसे फील करके, टच करके,
स्मेल करके, है ना, और सुन के, देख के आप जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो एक तो सेंसरी एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस हो, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, हमने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा। फिर आप अनुमान लगा के भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो अनुमान यानी इन्फरेंस हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और जो भी रीजनिंग से आप नॉलेज डिराइव करते हो उसको आप अनुमान कहते हो। फिर एक उपमान होता है यानी कंपैरिजन। तो जब नॉलेज जो है ना एनालिसिस के थ्रू, यानी जब भी आप जो है वो सादृश्य के माध्यम से, है ना, आप जो है नॉलेज डिराइव करते हो, उसको हम कहते हैं उपमान, यानी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके, है ना, कि एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के बाद आपके पास अगर कोई नॉलेज डिराइव होता है, इसको हम कहते हैं उपमान। फिर शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि जो भी हमारे पास हमारे पुराने जैसे ग्रंथ हैं, हमारा वेद है, पुराण है, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन है जिनके पास वो जानकारी देने की पूरी जो है पूरा क्षमता है, और उनकी जानकारी जो है वैलिड मानी जाए। फॉर एग्जांपल अभी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 20 जून से 21 जून के आसपास तक जो है वो मानसून आने वाला है। तो हम उनके बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो उस पोजीशन में है कि वो उस चीज़ को बता सकते हैं, तो यानी कि रिलायबल हैं वो, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो वर्बल टेस्टिमनी हम इसको कहते हैं, शब्द कहते हैं उसको। एक होता है अर्थपति, इम्प्लीकेशन। तो जो भी हम अनुमान, धारणा या अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इम्प्लीकेशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थपति। और अनुपलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज़ के ना होने से अगर हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, किसी चीज़ के एब्सेंस से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसको हम कहते हैं अनुपलब्धि। तो एब्सेंस से कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि टेबल पर खाना नहीं लगा हुआ है, और उससे आपको ये ज्ञान की प्राप्ति होगी कि खाना अभी बना नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका अनुपलब्धि, है ना, नॉन एप्रीहेंशन। तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ अनुमान देखोगे तो देखिए व्याप्ति, तो व्याप्ति को हम कहते हैं इनवेरिएबल रिलेशन। तो यानी कि एक न्याय वाक्य में मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म यानी और प्रमुख पद के बीच में जो आवश्यक संबंध है, जो नेसेसरी कनेक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं व्याप्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशन। और हेत्वाभास होता है यानी फॉलिसीज ऑफ इन्फ्रेंस। तो जो एरर्स होते हैं रीजनिंग में, जो इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस और फॉल्टी लॉजिक की वजह से होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? हेत्वाभास। तो व्याप्ति और हेतु, देखिए इसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमारे क्लासेस में पढ़ा है ना। तो हेत्वाभास या व्याप्ति जो भी है, इसको हमने बहुत डिटेल में क्लास में कवर किया है, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं कवर करा रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए सिंपल टर्म्स में समझाना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए जब भी मैं समझाता हूँ तो मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आए, है ना। तो देखिए व्याप्ति जो है इनवेरिएबल यूनिवर्सल रिलेशनशिप जो है वो मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म को हम कहते हैं हेतु, है ना, याद रखिएगा, हेतु हम मिडिल टर्म को कहते हैं। और मेजर टर्म जिसको हम कहते हैं साध्य। तो साध्य और हेतु के बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है एक लॉजिकल आर्गूमेंट में या सिलोजिज्म में, इसी को हम क्या कहते हैं? सिलोजिज्म में। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्याप्ति, है ना, व्याप्ति कहते हैं हम इसको। इस यूनिवर्सल रिलेशनशिप को हम कहते हैं व्याप्ति। और व्याप्ति क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जहाँ भी मिडिल टर्म हमें मिला तो हमें मेजर टर्म भी मिल जाएगा। और ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वैलिड इन्फ्रेंस जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए। स्टेटमेंट के तौर पे अगर देखिए, एक एग्जांपल दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक स्टेटमेंट है कि वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, मतलब जहाँ भी धुआं होगा वहाँ पर आग भी होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब व्याप्ति क्या होगा? देखिए जो रिलेशनशिप धुआं और आग के बीच में, तो देखिए धुआं क्या है? धुआं आपके पास जो है ना वो हेतु है, मिडिल टर्म है, हेतु, है ना। और आग क्या है? मेजर टर्म है, यानी कि साध्य है, साध्य है ना। अगर आपने एक बहुत दूर के पहाड़ी पे कहीं धुआं देखा तो आपने ये इन्फर किया, आपने ये अनुमान लगाया कि वहाँ पर आग लगी होगी,
क्योंकि एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है धुआं और आग के बीच में, है ना। ये आपको पता है कि जहाँ भी धुआं होगा वहाँ पर आग होगा, और इसीलिए आपने दूर दराज पहाड़ी पे एक धुआं उठते हुए देखा तो आपको लगा कि हाँ उस पहाड़ी पे आग लगा है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप के थ्रू आपने इन्फर कर लिया, इसी को हम कहते हैं व्याप्ति, है ना। और अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखिए एक इनवेरिएबल एसोसिएशन होता है, यानी कि एक कंसिस्टेंट अनचेंजिंग कनेक्शन होता है दोनों टर्म्स के बीच में, और ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है लॉजिकल इन्फ्रेंस में। वही अगर हेत्वाभास के बारे में बात करें, पॉलिसी ऑफ रीज़न या पॉलिसीज ऑफ इन्फ्रेंस इसको कहते हैं। तो हेत्वाभास जो है ना एक लॉजिकल पॉलिसी होती है जहाँ पर जो रीज़न होता है ना, यानी कि जो हेतु होता है उसको दिया जाता है। एक आर्गूमेंट अगर गलत है या इनवैलिड है तो उसके लिए अगर कोई रीज़न दिया जाता है उसको हम कहते हैं हेत्वाभास। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एरर जो है रीजनिंग में क्या एरर है उसको आइडेंटिफाई करता है, जहाँ मिडिल टर्म जो है वो नहीं बता पाता है एक वैलिड रिलेशनशिप मेजर टर्म के साथ, तो इसी को हम कहते हैं ना हेत्वाभास, और ये फॉल्टी मिसलीडिंग आर्गूमेंट के तौर पे चला जाता है। और हेत्वाभास के अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे एक होता है असिद्ध, यानी इसको हम कहते हैं अनप्रूव्ड, और एक होता है विरुद्ध यानी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जैसे असिद्ध में देखें तो जैसे द स्काई इज़ ब्लू बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वाटर, अगर किसी ने बोला कि भाई जो आसमान है वो नीला है क्योंकि वो पानी से बना हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना अनप्रूवन फैक्ट है, यहाँ पर प्रूव हो भी नहीं सकता, ये गलत है, तो इसलिए इसे असिद्ध बोलते हैं, ये अनप्रूवन है। और वहीं विरुद्ध मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं, मतलब एक दूसरे को ही गलत प्रूव कर दे। जैसे द फायर इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ आइस, आपको भी पता है कि फायर और कोल्ड ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, तो आपने बोला कि फायर इज़ कोल्ड, तो ये क्या पॉसिबल है? फायर हॉट होता है, कोल्ड हो ही नहीं सकता, तो ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं विरुद्ध। फिर एक होता है अनएकांतिक, यहाँ पे लिख देता हूँ अनएकांतिक, यानी इनडिटर्मिनेट जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं अपने क्लासेस में, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ भी बता दूँ, यूट्यूब पे भी हमारे लर्नर्स जो हैं वो एक बार देखें कि कितने डिटेल में हम क्लासेस में लेके चलते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट में हमने 15-15 क्लासेस लगाई हुई हैं, उसके बाद रिवीजन क्लास लगा है, और उसके बाद ये 1 शॉट वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ज्ञानस्थली में आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है और बहुत अच्छे से जो है ना सारी चीज़ों को समझाया जाता है। तो अनएकांतिक का मतलब क्या है कि जो मिडिल टर्म है ना वो मेजर टर्म से एक्सक्लूसिवली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। फॉर एग्जांपल द ग्राउंड इज़ वेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो भाई आपने बोल दिया, एक एग्जांपल दे दिया कि जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है वो गीला है क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन हो सकता है ग्राउंड और भी वजहों से गीला हो सकता है कोई टैंकर आके टैंकर से पानी गिर गया हो वहाँ पे, है ना। तो ये जो है अनएकांतिक होता है, जहाँ पर मिडिल टर्म जो है ना एक्सक्लूसिवली रिलेटेड नहीं होता है मेजर टर्म से, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कोई और भी कारण हो सकता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखिए ये फ्लॉड रीजनिंग होता है, और ये जो है ना ये फॉलिसी एक तरीके से होता है। तो व्याप्ति क्या होता है आपको पता चल गया, एक कंसिस्टेंट यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है जो आपका हेतु है और जो साध्य है, इसके बीच में यानी मिडिल और मेजर टर्म के बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है। जैसे स्मोक और फायर के बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, वैसे ही जहाँ पर स्मोक हेतु है और फायर साध्य है। तो आपने बोला कि वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, तो आपने ये बोला कि भाई आपने एक हिल पे देखा कि धुआं उठ रहा है और आपने इन्फर किया कि वहाँ पे आग लगी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी धुआं लगेगा वहाँ आग होगा ही होगा। वही हेत्वाभास एक लॉजिकल पॉलिसी है, और ये जो है हमें हेल्प करता है कि भाई हम एरर्स को फाइंड आउट करें आर्गूमेंट में, और जहाँ भी रीजनिंग हमारी गलत हो रही है उसको हम सही करें। तो ये दोनों चीज़ें आपका जो रीजनिंग वाले में है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं क्लासेस में, लेकिन फिर से एक बार यहाँ देखते हैं, और आपको थोड़ा सा, आपके लिए भी थोड़ा सा सही रहेगा कि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो असर्शन दिया हुआ है, डिडक्टिव आर्गूमेंट्स आर इधर इनवैलिड और वैलिड, है ना। ये आपके पास असर्शन है कि अच्छा यहाँ पर कुछ अच्छा हिंदी में यहाँ पर नहीं हो पाया, चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए डिडक्टिव आर्गूमेंट्स आर इधर इनवैलिड और वैलिड, ये आपके पास असर्शन है, और रीज़न है ऑल डिडक्टिव आर्गूमेंट्स क्लेम दैट इफ़ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, है ना।
तो ये आपके पास जो है एक क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके पास वही जो असर्शन रीजन वाले में रहता है, जैसे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल, या असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो बताइए इसको हिंदी में मैं आपको पूरा समझा देता हूँ एक बार। हिंदी में हम असर्शन कह सकते हैं कि जो निष्कर्षात्मक तर्क है वो या तो अमान्य होते हैं या मान्य होते हैं, यानी कि या तो इनवैलिड होते हैं या वैलिड होते हैं। जो डिडक्टिव आर्गूमेंट है, निष्कर्षात्मक जो तर्क है, और वहीं यहाँ पे कह रहा है कि सभी निष्कर्षात्मक तर्क यह दावा करते हैं कि यदि पूर्व धारणा सत्य है, यानी कि जो प्रीमाइसेस हैं वो ट्रू है, तो निष्कर्ष भी सत्य होनी चाहिए, यानी कंक्लूजन भी सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये आपके पास जो है हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। और वही ऑप्शंस की जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दोनों सही हैं, और वो रीज़न जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर असर्शन सही है रीज़न गलत, या फिर असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है। तो देखिए अगर इसके करेक्ट आंसर की तरफ जाएँ और इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, जो पहला असर्शन हमारे पास दिया है, डिडक्टिव आर्गूमेंट्स आर ईदर इनवैलिड और वैलिड, यानी कि जो निष्कर्षात्मक तर्क है या तो अमान्य होते हैं या मान्य होते हैं, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि लॉजिक में क्या होता है, डिडक्टिव आर्गूमेंट जो है ना वो या तो वैलिड आप उनको क्लासीफाई करते हो या इनवैलिड क्लासीफाई करते हो, है ना। एक वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या होता है, जहाँ पर प्रीमाइसेस जो है वो ट्रू होगा। यहाँ पर वैलिड में क्या होता है, प्रीमाइसेस ट्रू होता है और कंक्लूजन भी ट्रू होगा, कंक्लूजन भी ट्रू होगा। जहाँ पे प्रीमाइसेस ट्रू और कंक्लूजन ट्रू होगा उसको हम वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट कहते हैं। और इनवैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट किसे कहेंगे, जहाँ पर प्रीमाइसेस जो है ना वो सही हो तो या कंक्लूजन फॉल्स हो, कुछ भी एक जो है अगर गलत हो गया तो उसको हम इनवैलिड कह देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और रीज़न अगर देखें तो ये पहला तो हमारे पास सही हो गया। रीज़न देखें तो ऑल डिडक्टिव आर्गूमेंट्स क्लेम दैट इफ द प्रीमाइसेज आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, यानी कि सभी निष्कर्षात्मक तर्क क्या दावा करते हैं कि यदि जो प्रीमाइसेज हैं तो पूर्व धारणा है वो अगर सही है तो निष्कर्ष भी सही होना चाहिए। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। देखिए एक डिडक्टिव आर्गूमेंट का एसेंस ही यही है कि जो प्रीमाइसेज है ना वो सत्य है ना। अगर प्रीमाइसेज सत्य हैं तो गारंटी जो कंक्लूजन है वो सत्य होगा। तो ऑल डिडक्टिव आर्गूमेंट्स क्लेम दैट इफ प्रीमाइसेज आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, बिल्कुल सही है, मस्ट भी लिख दिया, यानी बिल्कुल होना ही पड़ेगा। अगर प्रीमाइसेज सही है तो कंक्लूजन को सही होना ही पड़ेगा, प्रीमाइसेज सही है तो कंक्लूजन गलत हो ही नहीं सकता है। ये डिडक्टिव आर्गूमेंट में एकदम फिक्स है, इसीलिए वो डिडक्टिव आर्गूमेंट इंडक्टिव से अलग है। और अगर रिलेशनशिप देखें असर्शन और रीज़न में तो ये देख लेते हैं। देखिए रीज़न ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव आर्गूमेंट का वो ये है कि प्रीमाइसेज ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू है ना। ये इसका जो रीज़न है वो कह रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली यही बता रहा है कि हाँ डिडक्टिव आर्गूमेंट को या तो हम वैलिड करार दे सकते हैं, यानी कंक्लूजन जो है वो नेसेसरी जो है वो फॉलो करेगा ट्रू प्रीमाइसेज को, या फिर इनवैलिड करार दे सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन अगर नहीं कर रहा है फॉलो, तो यानी कि रीज़न जो है ना वो बिल्कुल बेसिस दे रहा है, इसीलिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ए वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमाइसेज इज कॉल्ड अ साउंड आर्गूमेंट। मतलब देखिए सभी सच्चे परिसरों के साथ एक वैध निगमनात्मक तर्क को ठोस तर्क कहा जाता है, साउंड आर्गूमेंट कहा जाता है। एक वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट जहां सारे प्रीमाइसेज जो है वो सही हों उसको हम साउंड आर्गूमेंट कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमाइसेज इज कॉल्ड अ कोजेंट आर्गूमेंट, यानी सभी सच्चे परिसरों के साथ एक मजबूत आगमनात्मक तर्क को ठोस तर्क कहा जाता है ना। तो बताइए इन दोनों में जो है दोनों कथनों में क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत है, बताइए क्या है ये। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखें। कह रहा है कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट जिसके सारे प्रीमाइसेस सही हैं वो साउंड आर्गूमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एक वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट वही होता है जहाँ पे प्रीमाइसेस सही हैं तो कंक्लूजन भी सही होना ही पड़ेगा। और साउंड आर्गूमेंट क्या होता है, साउंड आर्गूमेंट एक वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है जिसके सारे प्रीमाइसेस सही हों। तो ये सिर्फ ये नहीं दर्शा रहा है कि कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है प्रीमाइसेज को, बल्कि ये भी दर्शा रहा है कि जो प्रीमाइसेज हैं वो भी सही होने चाहिए, तो कंक्लूजन तो सही होगा ही होगा। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है साउंड आर्गूमेंट के बारे में, कि जो उसका कंटेंट है वो भी सही होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 है स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट विद ऑल ट्रू प्रीमाइसेज कॉल्ड अ कोजेंट आर्गूमेंट।
तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों है बताता हूँ। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट वो होता है जहाँ पर जो प्रीमाइसेस सही हैं और कंक्लूजन जो है ना वो सही होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो सही होगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, गारंटी नहीं होता, नॉट गारंटीड। ऊपर वाले में क्या होता है, याद रखिएगा, डिडक्टिव में गारंटी होता है यहाँ पर कि कंक्लूजन सही होगा ही होगा, लेकिन इंडक्टिव में ये गारंटी नहीं होता है ना। तो हो भी सकता है सही, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए, एक कोजेंट आर्गूमेंट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट जिसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू हों, और इसीलिए प्रीमाइसेस जो है वो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंक्लूजन के लिए, और जो है ना इनको कोजेंट, इनको साउंड माना जाता है ना। तो यहाँ पे याद रखिए, गारंटी नहीं होता है, लेकिन कोजेंट होते हैं ये। अगर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट है, सारे प्रीमाइसेस अगर उसके ट्रू हैं, तो कोजेंट आर्गूमेंट उसको कहा जाएगा। ये भी सही है। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, है ना। ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। हिंदी में प्रश्न पहले आ गया इसमें। देखिए, तर्क और वितर्क की प्रकृति में प्रकाश में छाटिए गलत कथन या कथन। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, इसको छांटना है ना। यहाँ पर आपके पास जो है ना कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD करके, और उनमें से आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है। पहला है, एक अमान्य तर्क में सत्य या असत्य का कोई भी संयोजन हो सकता है, आधार या निष्कर्ष कुछ भी हो सकता है। B, किसी भी वैध तर्क में सही आधार और गलत निष्कर्ष नहीं हो सकता। तीसरा है, निगमनात्मक तर्क लगभग मान्य हो सकते हैं। और चौथा है, वैध का मतलब सत्य नहीं है ना। और इसमें विकल्प आपके पास दिए हुए हैं, जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। इंग्लिश में देखते हैं। In the light of nature of reasoning and argument, pick out the incorrect statement or statements. An invalid argument can have any combination of truth or falsity in the premise or conclusion, है ना, ये कह रहा है। और no valid argument can have true premises and a false conclusion. Deductive arguments can be almost valid और valid does not mean true. तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट यानी A वाले को देखते हैं। तो ये कह रहा है, एन इनवैलिड आर्गूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइस और कंक्लूजन। यानी एक अमान्य तर्क में सत्य या असत्य का कोई भी संयोजन हो सकता है, आधार या निष्कर्ष कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ना वो सही है, क्योंकि एक इनवैलिड आर्गूमेंट जो है ना वो गारंटी नहीं करता है कि प्रीमाइसेस सही होंगे तो कंक्लूजन भी सही होगा। ये गारंटी नहीं होता है इनवैलिड आर्गूमेंट में। और इसीलिए एक इनवैलिड आर्गूमेंट जो है ना उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रू और फॉल्स प्रीमाइसेस का, ट्रू और फॉल्स कंक्लूजन का। वहाँ पर प्रीमाइसेस में भी कोई सही कोई गलत हो सकता है, और कंक्लूजन में भी कोई सही कोई गलत हो सकता है। तो कह रहा है कि एन इनवैलिड आर्गूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइस और कंक्लूजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो ये तो सही है, हमें गलत छांटना है, इनकरेक्ट छांटना है, याद रखिएगा। बी, नो वैलिड आर्गूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेज एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। यानी कह रहा है कि कोई भी वैलिड आर्गूमेंट के पास जो है ना सही प्रीमाइस और फॉल्स कंक्लूजन नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, अगर वैलिड आर्गूमेंट उसको होना है तो उसके प्रीमाइसेस के साथ साथ ना कंक्लूजन को भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी वो एक वैलिड आर्गूमेंट होगा, है ना। क्योंकि इसका डेफिनेशन यही होता है कि वैलिड आर्गूमेंट एंश्योर्स दैट इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ वैलिड आर्गूमेंट टू हैव ट्रू प्रीमाइसेज एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है, डिडक्टिव आर्गूमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। ऑलमोस्ट नहीं होता है, डिडक्टिव आर्गूमेंट ऑलमोस्ट वैलिड नहीं, या तो वो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, कुछ बीच का नहीं होगा। ऑलमोस्ट मतलब लगभग कह रहा है कि लगभग मान्य हो सकते हैं, लगभग नहीं होता है, या तो वो वैलिड होगा और या तो वो इनवैलिड हो जाएगा, सीधी बात है। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वैलिड या इनवैलिड, लेकिन बीच में नहीं रहेंगे कि ऑलमोस्ट वैलिड ऑलमोस्ट इनवैलिड नहीं होगा। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी तक सी हमें एक इनकरेक्ट मिल चुका है। और इसके बाद जो डी आर्गूमेंट है, वैलिड डज नॉट मीन ट्रू। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वैलिडिटी एक आर्गूमेंट का क्या होता है, वैलिड, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि वैलिडिटी ऑफ एन आर्गूमेंट, ये याद करने वाली चीज़ है, मैं फिर से जोर दे रहा हूँ। वैलिडिटी ऑफ एन आर्गूमेंट रेफर्स टू, याद रखिएगा, क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर। जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, कंक्लूजन, मेजर टर्म, मिडिल टर्म कहाँ है, ये सारी चीज़ें, तो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, और जो कंक्लूजन है, वेदर कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम
प्रीमाइसिस, क्या प्रीमाइसिस से कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं, ये देखना होता है, तब वो आर्गुमेंट वैलिड होता है। लेकिन वैलिड आर्गुमेंट जरूरी नहीं है कि सही हो, वैलिड आर्गुमेंट का कंटेंट गलत हो सकता है, कि यानी कि जो उसके अंदर का कंटेंट होगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सही हो सकता है। तो वैलिड का मतलब होता है स्ट्रक्चरली जो है ना वो करेक्ट होता है, स्ट्रक्चर जो है वो सही होगा, और कंटेंट में भी सही हो, में भी गलत हो, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो उसके अंदर का कंटेंट है वो, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होता है। तो ये जो है वैलिडिटी कहता है, और इसलिए कह रहा है वैलिड डज नॉट मीन ट्रू, इसका मतलब ट्रू नहीं होता है, वैलिड मीन्स वैलिड ही होता है। तो वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव फॉल्स प्रीमाइसेस एंड हैव अ फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है, कैन हैव। और वैलिडिटी डज नॉट इम्प्लाई द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइसेस और द कंक्लूजन, यानी जो प्रीमाइसेस में स्टेटमेंट दिया है या फिर कंक्लूजन में दिया है उसकी सत्यता को जो है ना वो नहीं बताता है कि वैलिडिटी, उसकी सत्यता को क्या बताता है, साउंडनेस, कितना साउंड है वो बताता है। तो कंक्लूजन यही रहा कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सी, यानी एक ही हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिला है सी वाला, कि डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। ऑलमोस्ट वैलिड नहीं होता, या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आज का ये वन शॉट वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपने जो तैयारी आपने की है उसको एक अच्छा एंड देने के लिए जुड़े रहिए ज्ञानस्थली क्लासेस से। हमारे इन क्लासेस को बिल्कुल फॉलो करते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वन शॉट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।